विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज शुरू हो रहा है स्वच्छंदतावादी युग। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में स्वच्छंदतावाद युग अर्थात छायावाद युग 1920 से 1938 तक इसका समय रहा है। काव्य खंड। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में दो काल ऐसे हैं जो किसी भी अन्य साहित्य के इतिहास में नहीं मिलेंगे। इतिहास चाहे भारतीय साहित्यों का हो या भारतीयेतर साहित्यों का, वे काल हैं रीतिकाल और छायावाद काल। रीतिकाल का तो फिर भी एक अर्थ है, वह एक प्रणाली है और दृष्टिकोण है, लेकिन छायावाद का स्वयं में कोई अर्थ नहीं। आधुनिक साहित्य का इतिहास लिखते समय यह बाधक सिद्ध होता है। कविताओं के लिए छायावादी काव्य कह दिया जाता है, पर उसी कालखंड में लिखे गए गद्य को छायावादी गद्य नहीं कहा जाता। आधुनिक काल के पहले चूँकि गद्य साहित्य नहीं था, इसलिए यह समस्या भी नहीं थी। कुछ लोग इस कालखंड की कविता को छायावादी तथा नाटक, कहानी आदि को स्वच्छंदतावादी कहते हैं। इतिहास की अपनी व्यवस्था है कि किसी का एक कालखंड को मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर एक नाम दे। इस समय के साहित्य को केवल एक ही नाम दिया जा सकता है, स्वच्छंदतावाद। इस काल के बाद के कवियों और कथाकारों, आलोचकों का दावा है कि वे छायावादी मनोवृत्ति से उबर चुके हैं, पर वे स्वयं छायावाद जैसे अर्थहीन शब्द से मोहमुक्त क्यों नहीं होते। छायावाद या स्वच्छंदतावाद। इस काल को स्वच्छंदतावाद युग कहने से दो समस्याएं हल हो जाती हैं। एक तो तत्कालीन गद्य पद्य को एक ही शीर्षक के अंतर्गत अधिक सार्थक ढंग से विवेचित किया जा सकता है। दूसरे यह कि अन्य भारतीय साहित्यों भारतीयेतर साहित्यों के स्वच्छंदतावादी आंदोलनों रोमांटिक मूवमेंट से जुड़ जाता है। अतः छायावाद के स्थान पर इस नए शब्द के चलन की ऐतिहासिक आवश्यकता है। छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता के बारे में किसी को कुछ ज्ञात नहीं है। लिखित रूप में इसका पहला प्रयोग मुकुटधर पांडे ने हिंदी में छायावाद लेख में मिलता है, जो 4 किस्तों में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा में सन 1920 में प्रकाशित हुआ था। 1920 में स्पष्ट है कि इसके पहले छायावाद शब्द का प्रचलन हो चुका था। अपने निबंधों में उन्होंने छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। आंतरिकता, जिसको वैयक्तिकता भी कहते हैं, स्वातंत्र, जिसको मुक्ति का आग्रह भी कहते हैं, रहस्यवादिता, विचित्र प्रकाशन, रीति से यानी शैलीगत वैशिष्ट और अस्पष्टता। इसे उन्होंने भाव प्रकाशन का नया मार्ग कहा है। रामचंद्र शुक्ल इसे रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद कहते हैं। अब तो कदाचित इस बात की विशेष विवरण की आवश्यकता न होगी कि जो छायावाद नाम प्रचलित है वह वेदांत के पुराने प्रतिबिंबवाद का है। इसका दूसरा पक्ष प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद है। छायावाद जहाँ आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है, वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। उसके आगे प्रतीकवाद और चित्र भाषावाद, जिसको सिम्बॉलिज्म इंग्लिश में कहते हैं, के काव्य शैली के रूप में गृहीत होकर भी यह अधिकतर प्रेमगान ही करता रहा है। नंदुलाल वाजपेयी का कथन है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। वस्तुतः आध्यात्मिक छाया का भान सब मिलाकर शुक्ल जी का प्रतिबिंबवाद ही है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को स्पष्ट करने के लिए 2 लेख लिखे, रहस्यवाद और यथार्थवाद और छायावाद। रहस्यवाद और यथार्थवाद और छायावाद, एक रहस्यवाद है और एक यथार्थवाद और छायावाद है। पहले लेख में शुक्ल जी के उस मत का विरोध किया गया है जिसमें उन्होंने रहस्यवाद को अभारतीय कहा है, और दूसरे में छायावाद की निरुक्तिमूलक व्याख्या है। वे रहस्यवाद की सौंदर्यमयी व्यंजना को छायावाद मानते हैं। यदि रहस्यवाद को अभारतीय न माना जाए तो यही छायावाद है। लेख के शीर्षक से ही स्पष्ट है कि वे यथार्थवाद को छायावाद से भिन्न मानते हैं।
यथार्थवाद दुखवादी है तो छायावाद आनंदवादी। पहला द्वैतवादी है तो दूसरा अद्वैतवादी। छायावादी कविता में अभिव्यक्ति का निराला ढंग मिलता है। उन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र से जगह जगह से छाया शब्द ढूंढकर उसे छायावाद से संबद्ध कर दिया है, जिसे मुक्त फलेषु छाया, चित्र छाया मनोहरम, प्रतीयमान छाया ऐसा भूषा, परा दुर्लभा छाया, आत्मरूपताम यान्ति आदि। वे आगे लिखते हैं कि ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान, उपचार, वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। चाहे छायावाद के समर्थकों का दल हो या उसके विरोधियों का, सब लोग उसे रहस्यवाद ही मानते हैं। वास्तविकता तो यह है कि इस शब्द का अर्थ ही इतना उलझा हुआ और अस्पष्ट है कि उसे समझने के लिए दिमाग की कसरत करनी पड़ती है, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता। यदि इसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द रख दिया जाए तो पूरे काव्य आंदोलन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और शैली वैशिष्ट प्रत्यक्षीकृत हो उठता है। शुक्ल जी की दृष्टि इधर उधर अवश्य गई थी, पर सच्चे झूठे स्वच्छंदतावाद के व्यूह से, जिसकी रचना उन्होंने स्वयं की थी, बाहर जाना उनके लिए संभव नहीं हो सका। वे इस सच्चे स्वच्छंदतावाद से छायावाद का कोई लगाव नहीं मानते। शुक्ल जी के मतानुसार छायावादी काव्यधारा के समानांतर स्वच्छंदतावाद की धारा भी चल रही थी। इस धारा के कवियों में मैथिली शरण गुप्त, ठाकुर गोपाल सिंह, अनूप शर्मा, श्याम नारायण पांडे आदि की गणना करते हैं। किंतु शुक्ल जी ने यह नहीं देखा कि यह धारा कविता की मुख्य धारा क्यों नहीं बनी। समूचे आधुनिक काल में छायावादी काल का साहित्य आज भी असमानांतर है। शुक्ल जी वाली स्वच्छंद धारा अपने समय में ही सूख गई। छायावाद को उन्होंने द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक की प्रतिक्रिया माना है। अतः इस तृतीय उत्थान में जो परिवर्तन हुआ और पीछे छायावाद कहलाया, वह इसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता है। नागेंद्र ने इस कथन के मूल में कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, इसी की प्रतिध्वनि है। किसी की प्रतिक्रिया में लिखा गया काव्य इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। शुक्ल जी छायावाद को सच्चे स्वच्छंदतावाद यानी श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी की काव्य धारा से काटकर अलग कर देते हैं। ये सब जो कथन है इम्पोर्टेंट है, पिछली परीक्षाओं में ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। कथन, दूसरे शब्दों में वह अपनी परंपरा से कटा हुआ काव्य है। इसे सिद्ध करने के लिए वे इस पर अभारतीय का आरोप लगाते हैं। अपनी प्रचलित आलोचना पद्धति के अनुरूप वे छायावाद की विषय वस्तु को रहस्यवाद कहते हैं और काव्य शैली को चित्र भाषावाद या प्रतीकवाद। अब उन्हें यह सिद्ध करना शेष रह जाता है कि इसकी वस्तु और शैली दोनों विदेशी हैं। छायावाद की विषय वस्तु रहस्यवाद को वे ईसाई मजहब के छायादृश्य फैंटजमाटा से जोड़ते हैं। ये एक प्रकार फैंटजमाटा वहाँ की एक साधना है संतों की। उन्होंने संत ग्रेगरी का हवाला देते हुए बताया कि उन्माद की दशा में तो ईश्वर का समागम होता है, किंतु साधक का भीतरी कलमश उसे देखने में बाधक बनता है। ईश्वर की एक धुंधली छवि ही सामने आ पाती है। संत बर्नार्ड इसे दूसरे ढंग से उपस्थित करते हैं। उनका मानना है कि रहस्यदर्शी को हाल या आवेश की दशा में आध्यात्मिक ज्ञान उपलब्ध होता है। ईश्वर साधक के पास ज्योति किरण भेजता है। ज्योति की चकाचौंध को कम करने के लिए उसके उपयुक्त पार्थिव जगत के कुछ अनूठे रूप विधान यानी रूपक आदि का सहारा लेना पड़ता है। छलावे की तरह भाषित हुए इस रूपक को छायादृश्य या फैंटजमाटा कहते हैं। यह फैंटजमाटा या छायादृश्य छायावाद की विषय वस्तु या रहस्यवाद है। ब्रह्म समाज के बीच गाए जाने वाले गीतों को वे उससे प्रभावित मानते हैं। रवि बाबू के गीतों की धूम मचने पर हिंदी साहित्य में भी उसका आगमन हुआ। हिंदी साहित्य में यह किस मार्ग से पहुंचा? शुक्ल जी ने इसके यहाँ तक पहुंचने के मार्ग का एक नक्शा बनाया है। यूरोप में तो यह था कि ब्रिटेन से चलकर 7 समुंदर लांघता हुआ बंगाल पहुंचा। बंगाल की सीमा छलांगते कितनी देर लगती है,
शुक्ल जी ने यह भी बताया कि बंगाल में ऐसी कविताओं को छायावादी कहा जाने लगा। बंगाल में ऐसी कविताओं को छायावादी कहा जाने लगा। वस्तुतः यह अपनी जमीन का पौधा है, इसे आयातीत कहना उतना ही सच है जितना ऐसी कविताओं का बंगाल में छायावादी कहा जाना। बंगाल में किसी तरह की कविता को छायावादी नहीं कहा गया। चित्र भाषावाद या प्रतीकवाद की भी पड़ताल कर लेनी चाहिए। उनका कहना है कि प्रतीकवाद भी उसी तरह आयातीत है जिस प्रकार छायावाद। प्रतीकवाद का केंद्रीय स्थान फ्रांस था। वहाँ पर आध्यात्मिक या ईश्वर प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए इस शैली का व्यवहार होता था। अन्य कविताओं के लिए भी यह शैली काम में लाई जाती थी। जब फ्रांस में प्रतीक पद्धति का प्रयोग आध्यात्मिक तथा अन्य कविताओं में होता था तो इसी व्यापक अर्थ में छायावादी कविताओं के संबंध में उसे क्यों न ग्रहण किया जाए। प्रतीकवाद को भी यहाँ तक आने में उसी रास्ते से गुजरना पड़ा जिस रास्ते से रहस्यवाद आया था, यानी इंग्लैंड, बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश। छायावाद में इन्हें अन्योक्ति पद्धति भी दिखाई देती है। अन्योक्ति पद्धति में एक नैतिक आग्रह होता है, वो अपनी अन्विति में महत्वपूर्ण होती है, किंतु छायावाद में न नैतिक आग्रह है न अन्विति। यहाँ भी अन्विति टूटी हुई और बिखरी हुई है। छायावाद की असली विशेषता का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि आंतरिक प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद का शैली की असली विशेषता है। शुक्ल जी को स्वयं यह लाक्षणिक पद्धति पसंद है। वे छायावाद की मूर्तिमत्ता की प्रशंसा करते हैं बशर्ते वह वाद का सांप्रदायिक मार्ग छोड़ दे, अंग्रेजी बांग्ला की ओर ताकना बंद कर दे, लाक्षणिक प्रयोगों में सावधानी बरते। किंतु आज की दुनिया में सांस्कृतिक आदान प्रदान इतना बढ़ गया है कि दूसरे साहित्य और संस्कृति की ओर न देखने का अर्थ है कि एक संकीर्ण घेरे में बंद हो जाना। सही बात है। भारतीय नवजागरण अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है तो इसका साहित्य उसके लाभ से कैसे वंचित रहता। शुक्ल जी के मतानुसार छायावाद में नाना अर्थ भूमियाँ नहीं हैं, उसमें मुख्यतः प्रेम गान है। पूरा छायावाद काल, जिसे मैं स्वच्छंदतावाद काल कहना चाहूँगा, विषय वस्तु, साहित्यिक विधा और भाषा की दृष्टि से इतना वैविध्यपूर्ण है कि आधुनिक काल में इसका जोड़ मिलना कठिन। विषय वस्तु, साहित्यिक विधा और भाषा की दृष्टि से इतना वैविध्यपूर्ण है कि आधुनिक काल में उसका जोड़ मिलना कठिन है। कविता के क्षेत्र में भी देश प्रेम, क्रांति गीत, मुक्त प्रेम, मानवीय समता, ऐतिहासिक पौराणिक मिथक, सामंत साम्राज्यवाद विरोध आदि को समेट लिया गया है। यदि शुक्ल जी ने निराला की कविताओं पर सहानुभूति